साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल शहद को किया लॉन्च। कहा, छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन है महत्वपूर्ण। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, खरीफ की फसल की खरीद 1 अक्टूबर से होने जा रही है शुरू। कहा, राज्य सरकार ने तय किया है कि इस बार खरीद का लाभ दिया जाएगा केवल हरियाणा के किसानों को। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बारिश प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जलगांव जिले की सभी नदियां भारी और लगातार बारिश के कारण उफान पर। बारिश से फसलों को भारी नुकसान। भारी बारिश से 6,65,000 किसानों का 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास मंत्री ने कहा, गन्ना मूल्य बढ़ने से किसानों को 4,000 करोड़ का होगा सीधा फायदा। पिछले 4.5 साल में 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का उत्पाद अमूल हनी लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रगति का मंत्र सहकार में ही है। उन्होंने अमूल की श्वेत क्रांति को सहकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मधुमक्खी पालकों को सतत सहायता की जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़े और छोटे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी प्रकार के प्रयत्न योजनाओं के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। उसी दिशा में हनी मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मिशन के अंतर्गत छोटे किसानों को मधु क्रांति से जोड़कर और उनके माध्यम से हनी का उत्पादन बढ़े और जो हनी का उत्पाद है उसका ठीक से पैकेजिंग हो सके, ठीक से ब्रांडिंग हो सके, अच्छी गुणवत्ता का वो उत्पाद हो, उसको देश में भी बेचा जा सके और दुनिया में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। इसलिए वैश्विक मानकों पर खरा उतरने की दृष्टि से सभी मानकों को पूरा करते हुए आज अमूल हनी को लॉन्च किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खरीफ की फसल की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस बार खरीदी जाने वाली बाजरा और धान मुख्य फसलें हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि इस बार खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को दिया जाएगा।
खरीफ की फसल इसकी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसलें खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान ये 2 मुख्य फसलें हैं। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये जो राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत रजिस्टर करा लिया, ऐसे लगभग 2.71 लाख किसान हैं। ऐसे सब किसानों को भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स्ड अमाउंट जो 600 रुपये प्रति क्विंटल होगा उसे 7 अक्टूबर से के आसपास भेज दिया जाएगा। खरीफ की जो अन्य फसलें हैं, मूंग है, मक्का है, अरहर है, मूंगफली है आदि फसलें भी यथा समय इनकी MSP के ऊपर खरीद की जाएगी। बाजरा का विकल्प अगर तिलहन और दलहन जिन किसानों ने बोई है और अपनी कुल बाजरे की खेती उन्होंने पहले से कम की है, तो ऐसे सब किसानों को इस समय 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये भी अलग से दिया जा रहा है। किसान भाइयों, चाहे वो फसल खरीदने की बात हो, चाहे उनके नुकसान की भरपाई करने की बात हो, इस बार जैसे वर्षा अधिक होने से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उसके लिए विशेष गिरदावरी भी चल रही है। इस गिरदावरी के बाद ऐसे सब किसानों को कंपनी द्वारा बीमा अथवा सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने उस्मानाबाद के जिला कलेक्टर को सभी बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया। पवार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल को मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है और राज्य और जिला आपातकालीन राहत एजेंसियों को सतर्क रहने और एक दूसरे के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर गए जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के साथ भी चर्चा की। पवार ने रेड अलर्ट घोषित स्थानों पालघर, नासिक, औरंगाबाद, जालना और जलगांव प्रशासन को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक सतर्क रहने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए स्थानों मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, अहमदनगर, भीड़, उस्मानाबाद, लातूर, परभरी, हिंगोली, नांदेड़, नंदुरबार और धुले जिला प्रशासन को भी आगाह किया। ये ताज़ा अलर्ट मौसम विभाग द्वारा अरब सागर से पहुंच रहे एक और तूफान शाहीन की वजह से दोबारा तूफान आने की आशंका के कारण जारी किया गया है। जलगांव जिले की सभी नदियां कल से भारी और लगातार बारिश के कारण उफान पर हैं। इस बीच भीड़ जिले में अकेले सितंबर में ही 250% बारिश हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई मकान गिर गए हैं और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिले में भारी बारिश से 6,65,000 किसानों का 4.5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा प्रभावित हुआ है। कई गांवों में झीलों और खेत के कटाव के कारण भूमि बंजर हो गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कोंकण के तटीय जिले में 1 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ने से 4,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। पिछले 4.5 साल में 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। ये साबित करता है कि किसान सरकार की प्राथमिकता में है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में गन्ना उत्पादन हमने अभूतपूर्व बढ़ाया। 66 टन पर हेक्टेयर जहां उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन था, आज उत्तर प्रदेश में 81.5 टन पर हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन है। लगातार हमने किसानों की ढुलाई का किराया कम किया, खांडसारी उद्योग को चला करके गन्ना किसानों को विकल्प देने का काम किया। साथ ही साथ 350 रुपया पर कुंटल मूल्य दे करके एक बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और 4,000 करोड़ रुपया अगले वर्ष ज्यादा 25 रुपया बढ़ने से गन्ना किसानों के खाते में जाएगा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का अभिवादन करता हूं। सुरेश राणा ने बताया कि पहले की सरकारों से ज्यादा भाजपा की सरकार में अब तक 144,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब गन्ना किसानों को केवल 4,900 करोड़ रुपए के बकाया रह गया है। ये धनराशि भी नई पेराई सत्र के शुरू होने से पहले दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में
पिछले 8 वर्षों का बकाया भुगतान कराने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी सरकार और बसपा सरकार जो 10 वर्षों में मिलकर नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान, जो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा है, करने का काम आदरणीय योगी जी ने किया। और उसी का परिणाम है, मोहर किसान की चलती है, उसी का परिणाम है कि मोदी जी योगी जी के काम पर किसान ने मोहर लगाई है। 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में बढ़ा है। आज चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, गन्ने के उत्पादन में देश में नंबर 1 है, गन्ने के क्षेत्रफल में देश में नंबर 1 है। और मैं कह सकता हूं कि ये सब उन संयुक्त प्रयासों का परिणाम है जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के द्वारा किसानों को एजेंडे में रख करके किए गए हैं, कि आज कदम से कदम मिलाकर के किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के 3य चरण में निर्भया एक पहल के तहत 75,000 महिलाओं के कौशल क्षमता विकास और जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें बैंकों से जोड़कर लोन दिलाने और शासन की योजनाओं की सब्सिडी का लाभ दिलाने का काम भी किया जाएगा। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और मिशन शक्ति का यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में प्रदेश सरकार ने लिया है। जैसे प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद की योजना पूरे देश के अंदर छा रही है, आप देखना मिशन शक्ति का यह अभियान भी एक दिन पूरे देश के अंदर छाएगी। और प्रदेश की हमारी बहनें देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका से प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं रेडीमेड वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दें तो वियतनाम और चीन भी पीछे छूट जाएंगे। मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा बेहतर रेडीमेड गारमेंट के कार्य को महिलाएं आगे बढ़ा सकती हैं और इसका हब उत्तर प्रदेश बने। इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग, उस प्रकार की मशीनें, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, फिर उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना, अगर हम इसके लिए कर सकें तो वियतनाम और चीन कई पीछे छूट जाएगा इन लोगों की ताकत के सामने। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एमएसएमई उद्यम पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली समय और प्रौद्योगिकी की कसौटी पर खरा उतरी है, क्योंकि अब तक 50 लाख से अधिक उद्यम इस पर सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें 47 लाख से अधिक सूक्ष्म संगठन और 2.7 लाख लघु इकाइयां शामिल हैं। 1 जुलाई 2020 से यह पंजीकरण सुविधा चालू हुई थी। ये कहा जा सकता है कि एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई की परिभाषा और पंजीकरण की प्रक्रिया को दिनांक 1 जुलाई 2015 से बदल दिया था। इसने एमएसएमई उद्यम पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था। तब से पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये पोर्टल सीबीडीटी और जीएसटी नेटवर्क के साथ साथ जीईएम के साथ भी एकीकृत है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस एकीकरण के माध्यम से अब एमएसएमई पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। उद्यम जो अभी तक पंजीकृत नहीं है उन्हें एमएसएमई मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों का फायदा उठाने के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकरण निःशुल्क है और केवल सरकारी पोर्टल पर ही किया जाना चाहिए। किसी भी सहायता के लिए उद्यमी मंत्रालय के पास के डीआईसी या चैंपियंस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं या champions.gov.in पर लिख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि उन्हें स्वच्छता मिशन से जुड़े होने पर गर्व है। मौका था एक कार्यक्रम स्वच्छता से संपन्न। इस कार्यक्रम में देश भर में सफाई कर्मियों ने भाग लिया, जिनमें हरदीप पुरी ने उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस अवसर पर स्वच्छता की भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि स्वच्छता मिशन को लेकर 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत तकरीबन 65% शहरी इलाके को कवर किया गया है, जबकि अमृत 2 योजना में ये 100% होगा। हरदीप पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े होने पर खुशी जाहिर की।
मुझे पूरा विश्वास है कि बाय द टाइम वी कंप्लीट स्वच्छ भारत मिशन 2, आवर सिटीज, in spite of the population density they carry, will rank amongst the best cities in the world, and you all are stakeholders in that, whether you are from the government, urban local bodies or civil society. शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि 2014 से पहले झाड़ू पकड़ना स्वाभिमान का प्रतीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अब कचरे के ढेर देखना दूर की कौड़ी की बात हो गई है और इसके लिए उन्होंने सफाई कर्मियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की आदत घर से शुरू होती है। एक आंदोलन के रूप में लोग जुड़े और इस आंदोलन को लगातार अभी भी चलाने का काम कर रहे हैं। एक ये हमारे देश के लिए स्वच्छता के लिए एक जन क्रांति के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैलाने का काम किया है और अब लोगों के अंदर इस तरीके के भाव आते हैं कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तकरीबन 5 लाख सफाई कर्मचारियों के जीवन में इससे तब्दीली आई है। अब सभी को अमृत योजना 2 के लॉन्च किए जाने का इंतजार है, जो पहले से ज्यादा वृहत होगी। इसमें कई नए बिंदुओं को जोड़े जाने की संभावना है। बिक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवा रही है। यह फ्री अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त है। इस योजना से कोरोना काल में कमजोर तबके के परिवारों को काफी राहत मिली है। मुश्किल वक्त में यह योजना गरीब परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हुई है। देखिए बिहार के मुंगेर जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की पहली लहर के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त गरीब परिवारों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन उससे भी बड़ा संकट था राशन का। गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना बड़ी समस्या बन गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई केंद्र सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई। कोरोना पीरियड में हमको बहुत राहत मिल रहा है और सरकार से मांगते हैं कि आगे चल के हम लोगों को इसी तरह राहत देते रहे। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब से लॉकडाउन हुआ है हमें मोदी के तरफ से राशन मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है, 2 किलो अनाज 3 किलो चावल दिया जाता है। इसमें हमें मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रवासी मजदूरों के परिवारों के सामने भोजन का संकट दूर हो पाया। खास बात यह है कि इस योजना में जो मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है वह राशन कार्ड पर हर माह मिलने वाली राशन के अतिरिक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मैं 2 यूनिट में 20 किलो पा रही हूँ, जिसमें 10 किलो प्रधानमंत्री का फ्री वाला मिल रहा है और 10 किलो पैसा देकर मिल रहा है, जिसमें 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है। इस योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल है। केंद्र सरकार ने अनाज के मुफ्त वितरण की व्यवस्था आगामी नवंबर 2021 माह तक जारी रखने की भी घोषणा की, जिसका प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों ने स्वागत किया है। चावल और गेहूं 10-10 किलो दोनों मिल रहे हैं और इससे हम प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार के मुंगेर में इस योजना का लाभ लेने वाले इन परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर है। गरीब तबके विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से मुफ्त मिलने वाले अनाज ने उनके सामने अचानक आ खड़े हुए भोजन के संकट का समाधान किया है
और कोरोना काल में उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है। मुंगेर से कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं मंडी से जुड़ी जानकारी मंडी खबर में। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 टन रहा था। वहीं ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 27 सितंबर को यहां काले तिल का भाव था 10,500 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 10,250 रुपए पर आ गया, जबकि जसदन मंडी में ही सफेद तिल के सौदों में 350 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 सितंबर को सफेद तिल का भाव रहा 9,350 रुपए, जो 27 सितंबर को 9,000 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही धरोल मंडी में 27 सितंबर को तिल का भाव था 8,325 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 290 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,615 रुपए पर। हालांकि सावरकुंडला मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 28 सितंबर को काले तिल के सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 10,200 रुपए पर हुए। इसी तरह मंगलवार को सफेद तिल 175 रुपए टूटकर 9,053 रुपए पर बिका। राजस्थान के जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 27 सितंबर को तिल का भाव था 9,000 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,750 रुपए पर आ गया। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। वहीं खाद्यान्न की कुल पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 27 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,910 रुपए।
28 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1910 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 45 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1505 रुपए, जो 27 सितंबर को 1550 रुपए था। गेहूं के भाव में गिरावट का सिलसिला राजस्थान की लालसोट मंडी में भी कायम रहा। यहाँ 27 सितंबर को गेहूं का भाव था 1894 रुपए। 28 सितंबर को इसके सौदे 13 रुपए टूटकर 1881 रुपए पर हुए। हालांकि बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 सितंबर को गेहूं बिना किसी उठापटक के 1975 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ सोमवार को धारा गेहूं का भाव था 1825 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1830 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में गेहूं का भाव रहा 1860 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 1810 रुपए। रूरा मंडी में धारा गेहूं 1700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जायस मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1830 रुपए पर हुए। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतने। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।